नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की ज्योग्राफी के जो हमने 7 चैप्टर्स देखे थे, उन 7 चैप्टर्स को मर्ज करके मैं आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। लगभग ये 1 घंटे के आसपास वीडियो रहेगा। ईमानदारी के साथ देखिएगा, अपनी तैयारी परखिएगा और जो ये प्रश्न है हो सके तो कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए, अधिकतर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट की बुकें हैं, गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं बुकों को देती है, तो आप बिल्कुल भी इन्हें अनदेखा मत करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, माजुली द्वीप, सेरेब्रल या फिर कोई नहीं? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये है माजुली द्वीप, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो असम में। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? मैदानों में, हिमालय में, प्रायद्वीपीय भाग में या फिर समुद्री तट पर? देखिए, ये जनजातियाँ जो गद्दी, बकरवाल और भोटिया हैं, ये निवास करती है हिमालय में। ये आपको ध्यान रखना है। इनके संबंध में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये सर्दी में कहाँ से कहाँ की ओर विचरण करते हैं। देखिए, ये सर्दी में पर्वतों से घाटियों की ओर चले आते हैं और गर्मी में घाटियों से पर्वतों की ओर चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन है क्या कहलाता है? खाद्य जाल, वायुमंडल, जैवमंडल या फिर स्थल मंडल? तो देखिए, ये कहलाता है जैवमंडल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। समुद्र की तली में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मोनाकी पर्वत या फिर केटू? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो मोनाकी पर्वत है वो समुद्र की तली में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखिए, जो ये मोनाकी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर दे रखी है 10,205 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। तो इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है मोनाकी पर्वत की, लेकिन ये समुद्र की तली से है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये फोटो दे रखा है, जो समुद्र के अंतर्गत है वो है मोनाकी पर्वत, और जो सरफेस से हम देख पा रहे हैं वो है एवरेस्ट पर्वत। और देखिए, एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये मोनाकी पर्वत है ये किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर समुद्र की तली से पूछे तो मोनाकी पर्वत, और पृथ्वी की सतह से पूछे तो माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की स्थिति, लोकेशन यहाँ पर है नेपाल चीन बॉर्डर पर। पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई होती है 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर या फिर 1000 मीटर? देखिए, पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई होती है 600 मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? 10%, 20%, 30 या फिर 40? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या फिर श्वसन से? तो देखिए, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? जैवमंडल, वायुमंडल, पारितंत्र या फिर ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, ये कहलाता है पारितंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैविक में कौन कौन शामिल होते हैं? जैसे कि मनुष्य हैं, और अजैविक पर्यावरण में जिनमें जीव नहीं है वो। तो इन दोनों का अंतर संबंध ही कहलाता है पारस्परिक अंतर संबंध, क्या? पारितंत्र। ये आप ध्यान रखिएगा।
कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? मैदान, पर्वत, पठार या फिर भाबर? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पठार। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? पर्वत, पठार, अधिवास या फिर मैदान? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिवास एक प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। बाकी जो पर्वत है, पठार है और ये मैदान, ये प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं। स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं महासागर, सागर, द्वीप या फिर प्रायद्वीप? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीप। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है? ऐसा कोई भी स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होते हैं पवनमुखी भाग की तरफ, पवन विमुखी भाग की तरफ, मैदान में या फिर महासागर में? तो देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होते हैं पवन विमुखी भाग की तरफ। यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए पवनमुखी ढाल कौन सी? ये। और पवन विमुखी ढाल कौन सी? ये। तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र होगा वो किस ओर होगा? पवन विमुखी ढाल पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैदानों की ऊंचाई औसत समुद्र तल से कितने मीटर से कम होती है? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या फिर 500 मीटर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 300 मीटर से कम। मैदानी प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए मैदानी प्रदेश होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? तटीय मैदान और आंतरिक मैदान। लूनी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर दक्षिणी राजस्थान? तो देखिए करेक्ट आंसर है लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी नदी नहीं है? सदावाहिनी नदी यानी जो वर्ष भर बहती हो। गंगा, यमुना, लूनी या फिर कावेरी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सदावाहिनी नदी नहीं है, लूनी नदी। लूनी नदी में केवल उसी समय पानी रहता है जब वर्षा होती है, बाकी ये सूखी रहती है। स्थल का वह भूभाग जहां मुख्य नदी और सहायक नदियां बहती है कहलाता है डेल्टा, ज्वारनदमुख, नदी का बेसिन या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये कहलाता है नदी का बेसिन। और यहाँ पर ये जो गंगा नदी का बेसिन है वो दे रखा है। यहाँ पर यह है गंगा नदी, उसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना, और घाघरा भी है, कोसी है, गंडक है। तो ये सभी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये पूरा ये कहलाता है गंगा का बेसिन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मुख्य नदी और सहायक नदियां जहां पर बहती है वो कहलाता है नदी का बेसिन। पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव क्या कहलाता है? पारितंत्र, जैवमंडल, खाद्य जाल या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये कहलाता है खाद्य जाल। भारत के मुख्यतः कितने द्वीप समूह हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए भारत के मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक है लक्षद्वीप और दूसरा कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी स्थिति, यह है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं छोटे मोटे करके? तो 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 572। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून या फिर विली विलीज? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिकेन का ये फोटो है। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? क्षोभमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या फिर समताप मंडल? तो देखिए वायुयान ये उड़ते हैं समताप मंडल में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आप, ये हमारी पृथ्वी है और उसके ऊपर जस्ट है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, और समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ओजोन? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, 78.08%। पवन की गति मापने का यंत्र है थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर कोई नहीं? तो देखिए पवन की गति को मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। यहाँ पर इसका ये चित्र भी दे रखा है। और वायु दाब को मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। तापमान को मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है? तो देखिए वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्मोस्फीयर, इस परत में होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ब्लिजर्ड, चिनूक, लू या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा लू। सही सुमेलित नहीं है स्थान और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में आपको बताना है। कैरेबियन सागर व मैक्सिको, टोर्नेडो, जापान टाइफून, ऑस्ट्रेलिया विली विलीज, बंगाल की खाड़ी हरिकेन? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बंगाल की खाड़ी हरिकेन। ये सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित है ऊपर के ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। और जस्ट हमने आगे देखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको कहा जाता है हरिकेन, ना कि बंगाल की खाड़ी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रति चक्रवात के संबंध में सत्य कथन है इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, इसमें मध्य में उच्च दाब तथा परिधि की ओर न्यूनतम, यहाँ पर दाब होगा, न्यूनतम दाब होता है, या फिर सभी? तो देखिए प्रति चक्रवात के संबंध में ये तीनों कथन सत्य है। जो तीसरा कथन है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जो केंद्र होता है प्रति चक्रवात का वो होता है उच्च दाब युक्त, और जो परिधि होती है वो होती है न्यूनतम दाब। तो जो पवनें चलती है वो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इस प्रकार। तो ये आप स्थिति ध्यान रखिएगा प्रति चक्रवात के संबंध में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय राज्य के किस पहाड़ी में स्थित है? मासिनराम व चेरापूंजी, गारो पहाड़ियां, जयंती पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां या फिर कोई नहीं? तो देखिए दोनों स्थान स्थित हैं खासी पहाड़ियों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर है? ये है मेघालय राज्य में। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये है गारो, ये है खासी, ये है जयंती पहाड़ियां। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो देखिए विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर। समताप सीमा पर तापमान होता है, देखिए ये क्वेश्चन आया था रीट एग्जाम 2018 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समताप सीमा पर तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन या फिर सभी? तो देखिए ये सभी कारक प्रभावित करते हैं वर्षा के वितरण को। चिनुक पवनें कहां पर बहती हैं? इंडीज पर्वत पर, रॉकी पर्वत पर, अरावली पर्वत पर या फिर हिमालय पर्वत पर? देखिए ये बहती है रॉकी पर्वत पर। यहाँ पर रॉकी पर्वत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चिनुक पवनें। और ये किस तरफ बहती है? इस तरफ, यानी पूर्व दिशा की ओर। जो रॉकी की पहाड़ियां है वो इनको पार करके जो उत्तरी अमेरिका है इनके मैदान में प्रवेश करती है चिनुक पवनें। ये आप ध्यान रखिएगा। फोन और मिस्ट्रल पवनें कहां पर बहती हैं? तो देखिए ये दोनों पवनें बहती हैं यूरोप में। इनके लोकेशन देख लीजिए, ये है मिस्ट्रल और ये है फोन। चक्रवात के संबंध में सत्य कथन है चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, इनके चारों तरफ उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात के दो प्रकार है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं जिससे भारी नुकसान होता है, या फिर सभी? तो देखिए चक्रवात के संबंध में चारों कथन सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऊपर की दोनों स्थिति में आपको बता देता हूं कि जो इनका केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र होता है निम्न दाब युक्त, और जो इसकी परिधि होती है, परिधि पर इसका होता है उच्च दाब। तो पवनें किस तरफ चलती है? इस तरफ, केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। ये आप ध्यान रखिएगा।
मुख्य रूप से पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए मुख्य रूप से पवनें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर आप देखिए, स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। निम्न में से कौन सी पवन स्थायी पवन नहीं है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, स्थानीय पवन या फिर ध्रुवीय पवन? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा स्थानीय पवन। तो स्थायी पवनें कौन कौन सी है? यहाँ पर आप देखिए, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ये आप ध्यान रखिएगा। सामयिक पवनों के अंतर्गत कौन कौन सी पवनें आती है? मानसूनी पवनें, स्थलीय समीर और सागरीय समीर, और पर्वत और घाटी समीर। और स्थानीय समीर कौन कौन सी है? चिनूक है, फोन, ब्लिजर्ड, बोरा, हर्मटन, मिस्टल, लू, खमसिन, नॉर्थर, ब्रिक, फिल्डर और सिराको। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जल समीर चलती है, कब चलती है? दिन में, रात में, सुबह या फिर सायकाल? तो देखिए जल समीर चलती है दिन में, ये आप ध्यान रखेगा। यहाँ पर ये दिन की स्थिति है और ये है रात की स्थिति। देखिए दिन में जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र की अपेक्षा, तो जल्दी गर्म होगा तो पवनें ऊपर की ओर उठ जाएगी, और जो ठंडी हवाएं हैं समुद्र की वो स्थल की ओर चलेगी। तो यही पूछ रहे हैं प्रश्न में कि जल समीर कब होता है? तो दिन में होता है। रात में इसका उल्टा हो जाता है, रात में जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो यहाँ पर गर्म हवा होती है समुद्र की वो ऊपर की ओर उठती है, और जो स्थल ठंडा हो गया तो ठंडी हवा किस ओर चलेगी? फिर समुद्र की ओर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्थल से जल की ओर चल रही है इसलिए ये स्थलीय समीर, और ये जल से स्थल की ओर चल रही है इसलिए इसको कहा जाता है जल समीर। तो आपसे एग्जाम में केवल 2 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं कि जल समीर कब चलती है या फिर जो स्थलीय समीर है वो कब चलती है। तो जल समीर चलती है दिन में, स्थलीय समीर चलती है रात में, ये आपको ध्यान रखना है। पवनें चलती हैं, तो देखिए पवनें हमेशा चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। वायुदाब को मापने की इकाई है, देखिए वायुदाब को मापने की इकाई है मिलीबार, ये आप ध्यान रखिएगा। और यंत्र कौन सा है वायुदाब को मापने का? बैरोमीटर। तापमान को मापने की इकाई है, तो देखिए तापमान को मापने की इकाई है सेंटीग्रेड, और यंत्र कौन सा है? यंत्र है थर्मामीटर। धरातल से क्षोभमंडल की ओर जाने पर औसतन प्रति कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 165 मीटर। 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, यह कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए आप चित्र में देखिए, यहाँ पर ये सूर्य की किरण पृथ्वी पर आ रही है, और यहाँ पर ये जो आपको लेयर दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सूर्य की अतिरिक्त किरणें होती है वो वापस वायुमंडल से अंतरिक्ष में जाने की ऊपर जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, वापस पृथ्वी पर भेजती है। तो इससे पृथ्वी का क्या बढ़ रहा है? तापमान, और इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी गैस अन्य के मुकाबले अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? तो देखिए सबसे अधिक है ऑर्गन, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है ऑर्गन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन और मीथेन। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सत्य कथन है, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसम दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें हैं, या फिर सभी? तो देखिए तीनों कथन सत्य हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मौसम की परिभाषा, जलवायु की परिभाषा और मुख्य तत्व कौन कौन से वायुमंडल के, इनके बारे में। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। और देखिए समताप मंडल की औसत ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल की औसत ऊंचाई है 80 किलोमीटर तक। और जो आयन मंडल है
आयन मंडल की औसत ऊंचाई कहाँ तक है? 400 किलोमीटर तक। और उसके ऊपर क्या है? देखिए उसके ऊपर है बहिर्मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य कथन है। यह वायुमंडल की सबसे निचली महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि बरसात है, आंधी तूफान है, इसी परत में घटित होते हैं। ऑक्सीजन का अधिकांशतः भाग इसी परत में पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं या फिर सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल के संबंध में चारों कथन सत्य हैं। यहाँ से आपके 4 प्रश्न रेडी होते हैं, तो सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये दे रखी है ओजोन लेयर, और जो फर्स्ट है वो है ट्रोपोस्फियर, वो सेकंड कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल। और समताप मंडल में ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है ओजोन लेयर। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल जाते हैं? तो देखिए ये जल जाते हैं मध्य मंडल में, मेसोस्फियर में। तो यहां पर आप देखिए, संचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो देखिए ये कौन सी परत है? ये है आयन मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल सेकंड नंबर पर कौन सी है? समताप मंडल थर्ड नंबर पर कौन सी है? मध्य मंडल फोर्थ नंबर पर आयन मंडल, या फिर हम इसका अन्य नाम कह सकते हैं ताप मंडल। और फिफ्थ नंबर पर कौन सी है? बहिर्मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस परत में गैसें अत्यंत विरल होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं? तो देखिए ये गैसें पाई जाती है या फिर गैसें विरल होती हैं बहिर्मंडल में। शांत मंडल कहते हैं। तो देखिए शांत मंडल कहा जाता है क्षोभ सीमा को। यहां पर आपको जो सही सुमेलित है वो बताना है गैस और प्रतिशत के संबंध में। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, या फिर सभी। तो देखिए सारे सही दे रखे हैं। तो इन सभी के बारे में आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वॉन झील किस देश में स्थित है? अमेरिका, ब्राजील, ईरान या फिर तुर्की? तो देखिए वॉन झील स्थित है तुर्की में। यहाँ पर फोर्थ नंबर करेक्ट होगा। आप देखिए लोकेशन, यहाँ पर ये तुर्की है और यहाँ पर है लेक वॉन। तो इसकी आप लोकेशन भी ध्यान रखिएगा। और देखिए जो ये वॉन झील है ये विश्व की सबसे खारी पानी की झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च या फिर 15 अप्रैल? तो आप इस फोटो में देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, ये आप ध्यान रखिएगा। नदी के किनारे स्थित नगर के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली, यमुना, लंदन थेम्स नदी, रोम, टाइबर नदी, पेरिस, सीन नदी, साबरमती, जालोर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी, इसके किनारे जालोर नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के चारों करेक्ट हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। लंदन है थेम्स नदी के किनारे, रोम है टाइबर नदी के किनारे, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। ये आप ध्यान रखिएगा। और साबरमती के किनारे कौन सा नगर है? तो अहमदाबाद, ये आप ध्यान रखिएगा। झील के किनारे स्थित नगर के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? डल झील श्रीनगर, पुष्कर झील अजमेर, मिशिगन झील शिकागो, सुपीरियर झील डुलूथ, इरी झील बफेलो? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुष्कर झील के किनारे स्थित पुष्कर है, नॉट की अजमेर। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के चारों करेक्ट हैं। देखिए इस एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन रेडी होते हैं, तो सभी के बारे में आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। और देखिए जो ये मिशिगन, सुपीरियर और इरी झील है ये किस महाद्वीप में है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका में है। और जो कनाडा और यूएसए है उसके बॉर्डर पर हैं ये तीनों झीलें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनको
कहा जाता है विश्व की महान झीलें। इनके अलावा दो झीलें और कौन कौन सी हैं, एक है ह्यूरॉन और एक है ओंटेरियो। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। महासागर के किनारे स्थित नगर के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। मुंबई हिंद महासागर, न्यूयॉर्क अटलांटिक महासागर, बीजिंग प्रशांत महासागर, सिंगापुर अटलांटिक महासागर, चेन्नई हिंद महासागर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा महासागर के किनारे जो स्थित नगरों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है वो है सिंगापुर का होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए सिंगापुर प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अटलांटिक महासागर दे रखा है जो कि गलत है। बाकी के ये चारों फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, चंबल, बनास, आयड़ या फिर कोई नहीं। तो देखिए कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये चंबल नदी बह रही है और यहाँ पर आप देखिए ये है कोटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोंक किस नदी के तट पर बसा हुआ है, चंबल, बनास, आयड़ या फिर कोई नहीं। तो देखिए टोंक बसा हुआ है बनास नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये रही बनास नदी और यहाँ पर टोंक है। तो टोंक बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखिए उदयपुर बसा हुआ है आयड़ नदी के किनारे जिसका नाम है बेडच नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जॉर्डन व इजराइल के मध्य कौन सी झील या फिर सागर स्थित है, अरल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर भूमध्य सागर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो मृत सागर है ये स्थित है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। यहाँ पर आप देखिए ये डेड सी, तो ये है इजराइल, ये है जॉर्डन, इन दोनों के मध्य है मृत सागर, ये आप ध्यान रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब पारित हुआ था। तो देखिए ये कानून पारित हुआ था 1974 में, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया, 1972, 1974, 1986, 1988। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। भविष्य का सोना या नीला सोना किसको कहते हैं, आसमान को, साफ जल को, स्वर्ण मुद्राओं को या फिर कोई नहीं। तो देखिए भविष्य का सोना या फिर नीला सोना ये कहा जाता है श्याप जल को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जल में किस तत्व की अधिकता के कारण लोगों को हड्डियों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कैल्शियम, फ्लोराइड, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो लोगों को हड्डियों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, 3%, 1.5%, 2.5% या फिर 6%। तो देखिए पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का 2.5% जो जल है वो है पीने योग्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये दोनों योजनाएं चलाई गई हैं, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए कहां पर काजरी की स्थापना की गई थी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए काजरी की स्थापना की गई थी जोधपुर में। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आफरी की स्थापना कहाँ पर की गई, तो देखिए काजरी इसकी की गई जोधपुर में और आफरी की भी जोधपुर में ही की गई है। तो इन दोनों के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की स्थापना जोधपुर में की गई। और यहाँ पर ये जो लोगो दे रखा है ये किसका लोगो है, ये है काजरी का लोगो, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। भारत का सबसे बड़ा कौन सा महानगर प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा था, कांडला, मुंबई, चेन्नई या फिर सूरत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो मुंबई महानगर है ये पहले
7 द्वीपों पर बसा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले मुंबई कुछ इस प्रकार का था, वर्तमान में इस प्रकार का। भूमि संरक्षण के उपाय हैं वृक्षारोपण, पशु चरण पर रोक, मृदा अपरदन को कम करना या फिर सभी। तो देखिए ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। कृषि के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक है आजीविका कृषि, दूसरी है व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को क्या कहते हैं? उद्यान भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, पुरानी पड़ती भूमि या फिर बंजर भूमि। तो देखिए भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा जो 1 या 2 वर्षों के लिए जो भूमि खाली छोड़ी जाती है उसको कहा जाता है वर्तमान पड़ती भूमि। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड या फिर मिस्र। तो देखिए पोल्डर पाए जाते हैं नीदरलैंड में। तो आप लोकेशन देख लीजिए, नीदरलैंड कहाँ पर है। यहाँ पर ये है फ्रांस, ये है बेल्जियम, ये है जर्मनी और यहाँ पर ये है नीदरलैंड। और यहाँ पर ये क्या है? ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है उद्यान भूमि, चारागाह भूमि, पड़ती भूमि या फिर कृषि भूमि। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा उद्यान भूमि। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसको कहते हैं व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या फिर जमीन कृषि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जीवन निर्वाह कृषि। आप ध्यान रखिएगा, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। कौन सा कथन असंगत है? वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ हो वन भूमि कहलाता है। वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं कृषि भूमि कहलाता है। बेकार पड़ी भूमि जो कृषि योग्य नहीं हो बंजर भूमि कहलाती है। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं चारागाह भूमि कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर जो असंगत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। जस्ट हमने आगे एक क्वेश्चन देखा था कि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसको कहते हैं उद्यान भूमि। और यहाँ पर क्या दे रखा है? चारागाह भूमि, जो कि गलत है। तो ऊपर के तीनों कथन ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे कहते हैं उद्यान भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, पुरानी पड़ती भूमि या फिर बंजर भूमि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पुरानी पड़ती भूमि। सबसे ज्यादा कृषि भूमि निम्नलिखित देशों में से किस देश में है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में। भूमि अवनयन के प्रमुख कारण हैं अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, मरुस्थलीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए चारों कारण है भूमि अवनयन के। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि का है? 25%, 50%, 11% या फिर 30%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11%। कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है? ये कहलाता है भूमि अवनयन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल्वास कहाँ पर स्थित उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है? अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर चीन। तो देखिए सेल्वास वन पाए जाते हैं ब्राजील में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी लोकेशन सेल्वास की। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरेशिया।
तो देखिए डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जितने भी प्रमुख घास के मैदान है वो भी देख लीजिए यहाँ पर आप। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो प्रेरीज घास के मैदान है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं, अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, हंगरी में पुस्टाज और ब्राज़ील में कैंपोज। तो इन सभी घास के मैदानों के बारे में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते फिर, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं कौनधारी वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में या फिर भूमध्य सागरीय वन में। तो देखिए रसदार वन फलों वाले वन ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। पंपाज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जस्ट हमने आगे देखा था, अब आपको इसका आंसर आना चाहिए। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरेशिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है? महोगनी, रोजवुड, जामुन या फिर आबनुस। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो जामुन है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से है? महोगनी, रोजवुड और आबनुस। इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिए जो ये फर्स्ट फोटो दे रखी है ये है रोजवुड की फोटो, और जो सेकंड नंबर फोटो दे रखी है ये है महोगनी की फोटो। आगे देखते फिर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में रहने वाला जीव है हमिंगबर्ड, किंगफिशर, गोरिल्ला, एनाकोंडा या फिर सभी। तो देखिए ये सभी जीव उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में रहते हैं, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो ये फर्स्ट फोटो दे रखी है ये है किंगफिशर की, और जो ये सेकंड फोटो है ये है हमिंगबर्ड की। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है बांस, चीड़ वृक्ष, यूकेलिप्टस या फिर सभी। तो देखिए ये तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और जो यहाँ पर जो नीचे फोटो दे रखी है ये किसकी है? यूकेलिप्टस की। तो आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है इन तीनों के बारे में कि ये तीनों वृक्ष किस प्रकार के हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? पर्णपाती वन, सदाबहार वन, कौनधारी वन या फिर भूमध्य सागरीय वन। तो देखिए ये वन है पर्णपाती वन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन यानी पर्णपाती वन नहीं है? नीम, महुआ, शीशम, जामुन, एबोनी, रोजवुड, साल, सागवान। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो एबोनी और रोजवुड है ये किस प्रकार के वन है? ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यही होगा कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन कौन से नहीं है? तो ये दोनों नहीं है। तो कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर के 4 और नीचे ये 2। और यहाँ पर जो नीचे फोटो दे रखा है ये किसका फोटो है? ये है जामुन का एक फोटो। फर्नीचर बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है नीम की, सागवान की, शीशम की या फिर कोई नहीं। तो देखिए फर्नीचर बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है सागवान की। विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? मालाबार तट को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, डाउन्स मैदान को या फिर हिमालय प्रदेश को। देखिए विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश को। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं ये पूरा है भूमध्य सागर, और जो इसके किनारे वाले क्षेत्र हैं ये क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ पर फलों की कृषि अधिक होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व का फलोद्यान। कौनधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार है कनाडा में, रूस में, अफ्रीका में या फिर भारत में। तो देखिए कौनधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार है रूस में, और कनाडा में भी कौनधारी वन पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कहाँ पर है? तो रूस में है। और यहाँ पर जो फोटो दे रखा है ये किन का फोटो है? कौनधारी वनों का। कौनधारी वन उपयोगी है कागज की लुगदी बनाने में, माचिस के डिब्बे बनाने में, पैकिंग के डिब्बे बनाने में या फिर सभी। तो देखिए इन सभी के लिए उपयोगी है कौनधारी वन। तो यहाँ पर 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
कौनदारी वन का उदाहरण है? देवदार, चीड़, स्प्रूज, पाइन, बर्च, फर या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। देखिए जस्ट हमने आगे भी देखा था कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसमें शामिल है चीड़ का वृक्ष। तो चीड़ का वृक्ष उसमें भी शामिल है और कौनदारी वनों में भी आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके बुक में दे रखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप ध्यान रखिएगा, जो देवदार है, स्प्रूज, पाइन, बर्च, फर या फिर सभी, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं कौनदारी वनों के अंतर्गत। और यहाँ पर जो साइड में ये फोटो दे रखा है, ये किसका फोटो है? ये फोटो है देवदार का। तो ये आप सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला या फिर भारत? तो देखिए कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर हैं? अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला या फिर भारत? तो देखिए लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वेनेजुएला में। यहाँ पर आप देखिए इसकी लोकेशन। वर्ल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर आप देखिए यह है दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? एशिया में, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए ये स्थित है अफ्रीका में। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम ये पूछ लिया जाए कि कालाहारी मरुस्थल किन देशों में विस्तृत है, तो आप देखिए ये है पूरा क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल का। इसके अंतर्गत थोड़ा सा भाग आता है साउथ अफ्रीका का, अधिकांशतः भाग आता है बोत्सवाना और थोड़ा सा भाग आता है नामीबिया का। तो इन तीनों देशों का नाम आपको ध्यान में रखना है। अटाकामा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया? देखिए अटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। अगर आपसे देश का नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है चिली। यहाँ पर आप देखिए ये चिली देश और यहाँ पर है ये अटाकामा मरुस्थल। अरब मरुस्थल स्थित है पश्चिम एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया में, पूर्वी एशिया या फिर दक्षिण एशिया? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अरब मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम एशिया में। सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किन किन देशों में है अरब मरुस्थल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा सऊदी अरब है, ये है यमन, ये है ओमान। तो इन देशों में है। और यहाँ पर छोटे छोटे देश भी आते हैं जैसे कुवैत है, सऊदी अरब अमीरात हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जॉर्डन भी इसके अंतर्गत आता है थोड़ा बहुत, और ये इराक है यहाँ पर। तो ये देश भी आप ध्यान रखिएगा साथ में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है मरुस्थल और स्थान के संबंध में? गोबी मरुस्थल एशिया, पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, मोजे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, नामीब मरुस्थल एशिया? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो नामीब मरुस्थल है ये एशिया में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। और अफ्रीका के किस देश में? तो नामीबिया देश में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नामीबिया देश में नामीब डेजर्ट। खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए अपना बलिदान कब दिया था? तो देखिए इनके द्वारा बलिदान दिया गया था 1730 में। ये आपको ध्यान रखना है। खेजड़ली मेला कब लगता है? देखिए क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए खेजड़ली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजसमंद जिले के किस गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं? खेड़ापा गांव, नीमली गांव, पिपलात्री गांव या फिर कोई नहीं? तो देखिए इस गांव का नाम है पिपलात्री गांव। और तो यहाँ पर आप देखिए ये राजस्थान का मैप है और राजसमंद कहाँ पर है? देखिए राजसमंद है यहाँ पर। राजस्थान के जो 33 जिले हैं, 33 जिले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं मैप में आपको ये आने चाहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते फिर। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन हुआ था 1972 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन या फिर कोई नहीं? तो देखिए गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन। 1983 का प्रसिद्ध अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है?
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो देखिए अप्पिको आंदोलन संबंधित है कर्नाटक से। कब हुआ था? 1983 में। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को किस किताब में संग्रहित किया जाता है? तो देखिए यह संग्रहित किया जाता है रेड डाटा बुक में। कौनधारी वनों को कहां पर टैगा कहा जाता है? ब्राजील, भारत, कनाडा या फिर सऊदी अरब? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आप देखिए जो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ये है कनाडा। बाकी ये यूनाइटेड स्टेट का भाग है, अलास्का वाला क्षेत्र, ये पूरा अलास्का, ये है ग्रीनलैंड। और कनाडा के जस्ट नीचे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन नहीं है? नागफनी, कैक्टस, खैर बबूल, किक्कर खेजड़ी या फिर ओक? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो ओक है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है ये सारे क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। और यहाँ पर जो ये फोटो दे रखा है ये किसका फोटो है? ओक का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, कोयले के लिए, मीठे भूमिगत जल के लिए या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है मीठे भूमिगत जल के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख क्षेत्र में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? इग्लू, खंगपा, फला या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये घर कहलाते हैं खंगपा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है इग्लू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छंग क्या है? गर्म वस्त्र, एक देसी पेय जो शरीर को गर्म रखता है, एक औषधि है या फिर हिमालय का एक घर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो छंग है वो है एक देसी पेय जो शरीर को गर्म रखता है। यहाँ पर 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाड़मेर जिले के कवास में बाढ़ कब आई थी? 2002, 2004, 2006 या फिर 2008? तो देखिए कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी 2006 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जालोर में भी एक बार बाढ़ आई थी, तो वो कब आई थी? 2015 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर असम? तो देखिए थार का मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। कौन सा उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता है? उष्ण यानी गर्म मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता है। कालाहारी, अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 5 है गोबी मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। बाकी के जो ये चारों है ये किसके अंतर्गत आते हैं? उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन जो 5 दे रखे हैं मरुस्थल ये किन किन महाद्वीपों में स्थित है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। जो भी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर झारखंड? तो देखिए बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। 2 पहाड़ों के मध्य के तंग रास्ते को कहा जाता है? हिमानी प्रदेश, दर्रा, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये कहलाता है दर्रा। गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले को कहा जाता है? हिमानी, बालू का स्तूप, टीले या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर 2। ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियों के संबंध में सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर स्थान दे रखे हैं और यहाँ पर जनजाति दे रखी है। कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। गढ़वाल कुमाऊं, भोटिया जनजाति, कश्मीर बकरवाल जनजाति, दक्षिण पूर्वी लद्दाख चांगपा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश मोनपा जनजाति या फिर सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। चारों सही सुमेलित है। तो चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मोनपा जनजाति है वो कहाँ पर ऋतु प्रवास करती है, बाकी की सारी जनजातियां कहाँ पर ऋतु प्रवास करती है, ये आपको कंटेस्टली ध्यान में रखना है।
जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाली जनजाति हैं गुज्जर, चांगवा, भूटिया या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये जनजाति है गुज्जर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? काठियावाड़ से गोवा तक, गोवा से मंगलोर तक, गोवा से कन्याकुमारी तक या फिर कांडला से काठियावाड़ तक। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो मालाबार तट है ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप नीचे देखिए ये है मालाबार तट। मालाबार तट की चौड़ाई कितनी है? 50 से 70 किलोमीटर, 70 से 90 किलोमीटर, 90 से 100 किलोमीटर या फिर कोई नहीं। तो देखिए मालाबार तट की चौड़ाई है 70 से लगाकर 90 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। वेम्बानाथ झील कहाँ पर है? केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो देखिए वेम्बानाथ झील है केरल में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो झील आपको दिखाई दे रही है ये है वेम्बानाथ झील। और ये किस प्रकार की झील है? ये एक लैगून झील है। खादर शब्द का संबंध किससे है? पर्वत, मैदान, पठार या फिर नदी। तो देखिए खादर शब्द का संबंध है मैदान से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? कोरोमंडल, कन्नड़ तट, मालाबार तट या फिर कोंकण तट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो कोरोमंडल तट है ये पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है कोरोमंडल तट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी के जो ये तीनों है ये पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहा जाता है? खादर, बांगर, तराई या फिर भाबर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बांगर। नदियों द्वारा बिछाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने वही है। तो देखिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं उनको कहते हैं खादर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप इस फोटो में देखिए ये है हिमालय और यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो ऊपर से कंकर पत्थर लाके यहाँ पर जमा कर देती है। जो इनका नीचे वाला भाग होता है, पर्वतों के नीचे वाला भाग, तो फिर नदियाँ इन कंकर के नीचे से होकर बहती हैं। बाद में जहाँ से ये बाहर निकलती है वहाँ पर दलदली स्थिति बन जाती है, उसको कहते हैं तराई। और आगे जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है, बाढ़ की नई मिट्टी जहाँ तक जमा की जाती है वो है खादर। और जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, नई मिट्टी नहीं पहुँचती है, वो है बांगर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकर पत्थर अधिक पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जस्ट हमने आगे देखा था, इसको कहते हैं भाबर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। वापस देखिए आप यहाँ पर जो ये वाला भाग है पत्थर वाला, जहाँ से नदियाँ नीचे से गुजर रही है, वो है भाबर। निम्न में से कौन सी झील लैगून झील है? वेम्बनाड झील, चिल्का झील, पुल्लिकट झील या फिर सभी। तो देखिए ये तीनों झीलें लैगून झीलें हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वेम्बनाड झील या फिर वेम्बनाड झील ये कहाँ पर है? ये केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में और पुल्लिकट झील, देखिए पुल्लिकट झील यहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु। इन दोनों के बॉर्डर रीजन पर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुल्लिकट झील कहाँ पर है, उसमें आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में आए, तमिलनाडु भी ऑप्शन में आए, तो आपको क्लिक करना है आंध्र प्रदेश पर। मालाबार तट पर कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? जामुन, नारियल, आम या फिर केले। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नारियल। बरसिम क्या है? एक प्रकार का पेड़, एक प्रकार की घास, एक प्रकार की औषधि या फिर कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बरसिम है एक प्रकार की घास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। देखिए हम आपके लिए निःशुल्क ये काम कर रहे हैं, तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हम आपके लिए जल्दी जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है उसका भी कंबाइंड वीडियो लेके आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।